जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर फिर हम हाजिर हो चुके हैं और आज के क्वेश्चन के साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 27 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 5 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त। तो राष्ट्रीय खेल दिवस यानी भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले अगर आप लोगों को आंसर करना है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले फिर आंसर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग टॉप 20 क्वेश्चन में से कितना का सही आंसर कर पाए हैं। चलिए दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं दिवस के रूप में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों और 30 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साथियों आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे। ठीक है दोस्तों। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 11 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 13 को रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। थोड़ा आगे बढ़ेंगे साथियों। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी ठहाका दिवस, हास्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और गौरैया दिवस के रूप में भी 20 मार्च को मनाते हैं। ये स्पैरो डे के नाम से भी जाना जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं साथियों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1885, ऑप्शन नंबर बी 1895, ऑप्शन नंबर सी 1865 और ऑप्शन नंबर डी 1890। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1885। तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे उसके संस्थापक। ठीक है दोस्तों। एलन अकटियम ह्यूम ने वर्ष 1885 ईस्वी में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज थे वहाँ पे इसकी स्थापना होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका पहला जो सत्र चलता है 28 से 30 दिसंबर को राष्ट्रपति व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में चला था। ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टियम ह्यूम के द्वारा किया जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे के अंदर। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है। ठीक है दोस्तों। सिंधु सभ्यता आपके लिए ऑप्शन है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी उत्तर ऐतिहासिक काल और ऑप्शन नंबर डी आर्य ऐतिहासिक काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल। तो आप सभी को पता है दोस्तों इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग क्या क्या है आपका? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों। और प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है सिंधु घाटी सभ्यता जिसका कालक्रम है दोस्तों 2530 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। यही सबसे मान्य डेट है तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचारी आश्रम, ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ आश्रम, ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ आश्रम और ऑप्शन नंबर डी संन्यास आश्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचार्य ऑप्शन यानी जो आश्रम है ज्ञान इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है वह ब्रह्मचार्य आश्रम है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भाग 2, ऑप्शन नंबर बी भाग 3, और ऑप्शन नंबर सी भाग 4, और ऑप्शन नंबर डी भाग 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में। तो मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो 3 भागों में। तो आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पे अगर भारतीय संविधान में कुल भाग की बात करें तो टोटल 22 भाग है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कुल कितना भाग है, 22 भाग। कुल अनुसूची कितनी है दोस्तों? तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। और कुल अनुच्छेद की बात करें तो ये लगभग 320 प्लस 420 प्लस हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद की बात की जाए तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लगा के रख दिया एक्स्ट्रा फैक्ट। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिल जाएगा दोस्तों। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो मैंने अभी बताया। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। भाग 9 में पंचायत, और भाग 9 को में नगर पालिका। इस तरह आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद भी दिया गया है कि किस भाग में कितना से कितना अनुच्छेद तक यहाँ पे आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है साथियों। पहला ऑप्शन है कमल, दूसरा ऑप्शन है रेफ्लेशिया, तीसरा है कैक्टस, और चौथा है रजनीगंधा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेफ्लेशिया। तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है दोस्तों? रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? लाख बख्श। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दानी बहुत बड़े थे, क्योंकि ये जब दान देते थे तो लाखों रुपया का दान या कर देते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक है दोस्तों, किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश। तो दामाद दोस्तों पहले तो भतीजा थे, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बेटी थी उनसे शादी हो गया था इल्तुतमिश का। तो इन्होंने शादी जब किया तो चाचा भी हुए कुतुबुद्दीन ऐबक और ससुर भी हो गए। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें कि गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और अगर पूछा जाए गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश है। तो आप लोगों को याद रखना है। अगर गयासुद्दीन तुगलक की बात करें दोस्तों तो ये तुगलक वंश से आते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी वंश से आते हैं। तो तुगलक जो वंश है दोस्तों उसके संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, और खिलजी वंश के जो संस्थापक है उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि इनके अलाउद्दीन खिलजी के चाचा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1951 को। तो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना होती है 1951 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए, वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, उनकी टांगें कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर सी, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, वे पराश्रम ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करते हैं दोस्तों? वे पराश्रव ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। तो ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। एक होता है अपश्रव्य। क्या होता है दोस्तों? अपश्रव्य। एक होता है श्रव्य, एक होता है श्रव्य, और एक होता है पराश्रव्य। ठीक है दोस्तों, अपश्रव्य होता है जो 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है, 20 हर्ट्ज से कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है अपश्रव्य। जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है इसे कहा जाता है श्रव्य, और जो होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा तो उसे कहा जाता है पराश्रव्य। तो चमगादड़ कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। तो सूरीनाम का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यहाँ पे वन में ही
मतलब मिला हुआ है यानी बन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूरीनाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है। संघ योजना की व्यवस्था किस देश से यहाँ पे लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए, ऑप्शन नंबर 2 है यूके, ऑप्शन नंबर 3 है कनाडा और ऑप्शन नंबर 4 है स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कनाडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कनाडा। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से क्या लिया गया है। अगर दोस्तों बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है भारतीय संविधान के अंदर संसदीय शासन प्रणाली लिया गया ब्रिटेन से, संसदीय विशेष अधिकार लिया गया ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से, एकल नागरिकता का जो नियम है दोस्तों ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। ठीक है, वहाँ एक राज्य की नागरिकता हो जाती है, दूसरा देश की नागरिकता हो जाती है। और चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया ब्रिटेन से, मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से, और प्रमाणाधिकार लेख जो होते हैं दोस्तों जो कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, आदेश रिट जारी किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा 5 प्रकार के रिट होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी होती है आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें तो वहाँ से उसके संविधान से क्या क्या लिया गया है, मूल अधिकार जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, भाग 3 में हुआ था, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जो डिसीजन दिया जाता है कोर्ट में, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कुछ दिया गया है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उसको निरस्त कर दिया जा सकता है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की सर्वोच्चता का यहाँ पे जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के। अगर कनाडा की बात करें दोस्तों तो कनाडा में एकल सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अपशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास जो अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं केंद्र के पास, शक्ति विभाजन। जैसे शक्ति विभाजन की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 3 प्रकार के हो जाते हैं, समवर्ती, राज्य और संघ। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन कनाडा से। आयरलैंड की बात करें दोस्तों तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया ये आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। फ्रांस स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होता है दोस्तों। जर्मनी की अगर बात करें तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन और आपात उपबंध किससे लिया गया है, जर्मनी से लिया गया दोस्तों। जापान से अगर बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और रूस की अगर बात करें तो मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय का आदर्श। ठीक है दोस्तों, तो ये है सारा का सारा जिस देश से जो कुछ प्रावधान लिया गया है उसको दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बताना है। इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन से हल्की होती है हीलियम, ऑप्शन नंबर 2 है हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी है अधिक अस्थायी होती है और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन से भारी होती है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लगाना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। फलों को कृत्रिम रूप से किस गैस के द्वारा पकाया जाता है। तो अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर ए है एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी है एथेन और ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटेन। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि फलों को अगर कृत्रिम तरीके से पका जाए, जैसे आम को तोड़ लाते हैं कच्चा में ही पेड़ों से, उसके बाद उसको घर में रख कर कुछ ऐसे कार्बनिक चीज़ डाला जाता है ताकि वो पक जाए, तो वो कार्बनिक चीज़ क्या है दोस्तों, एसिटिलीन। तो अगर फलों को कृत्रिम रूप से पकाना है तो उसमें एसिटिलीन डाला जाता है, एसिटिलीन गैस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है
यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान को जोड़ता है, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसके बीच है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच है। अगर रेखा की बात करें दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के बीच LOC है, आप सभी को पता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चीन के बीच LAC है। याद रखना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच LOC और भारत और चीन के बीच LAC, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी साहित्य और पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, और ऑप्शन नंबर डी पर्यायवाची अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट आप योगदान देते हैं तो पुलित्जर पुरस्कार आप लोगों को दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन का आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो टोटल 2 क्वेश्चन हुआ जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा, ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा, और ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, टॉप 15 क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।